दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभय क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कक्षा 10 NCERT मैथ का ये प्रश्नावली 1.3 है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याएं। यदि आप ये दो वीडियो नहीं देखे होंगे, प्रश्नावली 1.1 और 1.2, तो इसका लिंक हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए आज इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और आपको बता दें, यदि आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और इसी सत्र मतलब 2024-25 में हैं और आप एक अच्छी बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल अभय क्लासेस से जुड़ के और इस वीडियो को देख के पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरे लाइन से आपको इस चैनल पे वीडियोस मिल जाएगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका प्लेलिस्ट दे दूंगा, जिससे कि आप उसको देख लीजिएगा। चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं। नंबर 1 है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, और सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। और तीसरा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्न में से अपरिमेय संख्या है। मतलब करड़ी में 5 अपरिमेय सिद्ध करना है, 3 + 2 करड़ी में 5 अपरिमेय सिद्ध करना है। मतलब इन सभी संख्या को क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो देखिए, इसमें ज्यादा हल करने वाला कुछ विषय नहीं है, बस इसको स्टेप बाय स्टेप हम समझते हुए चले जाएंगे और एक अच्छी प्रकार से किस तरह से लिखेंगे कि आपको अच्छा नंबर आ सके और एग्जामिनर संतुष्ट हो सके कि हाँ, यह बच्चा इसको अच्छे से सॉल्व किया है। चलिए हम सवाल को आपको दिखाते हैं कि कैसे हल होगा और कैसे इसको अच्छे से हम लिख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दिया गया है कि सिद्ध कीजिए करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने बहुत छोटे से छोटे तरीका अपनाया है इस ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए। आप स्टेप बाय स्टेप देखकर समझ सकते हैं और अपने नोटबुक पे लिख सकते हैं। देखिए क्या दिया गया है, तो इसको सिद्ध करना है कि सिद्ध कर दीजिए कि ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए पहले मान लेंगे कि माना ये जो करड़ी में 5 है, ये अपरिमेय नहीं, बिल्कुल क्या है, परिमेय संख्या है। मान लिए कि कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अब इसको हल करते हुए अपनी कल्पना को गलत सिद्ध करेंगे कि नहीं, ये परिमेय नहीं है। तो जब परिमेय नहीं होगा तो क्या होगा? अपरिमेय होगा। देखिए, तो मानते हैं कि मान लीजिए करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है और जो भी संख्याएं परिमेय होती हैं तो P/Q के रूप में उसको हम लिख सकते हैं। तो जैसा कि करड़ी में 5 किसके बराबर हो जाएगा? P/Q की, क्योंकि करड़ी में 5 जब परिमेय संख्या माने हैं तो ये P/Q के रूप में हो जाएगा। और P/Q के रूप में वही संख्या हो सकती है जहां Q जो है ना = 0, जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर Q जब 0 के बराबर नहीं होगा तो इसका मतलब कि P और Q एक ऐसी संख्याएं होंगी जो केवल 1 से कट सकती हैं, और वो संख्याएं जो केवल 1 से कटती हैं, जो स्वयं से कटती हैं, वो परिमेय संख्या कहलाती है। तो अब कैसे आगे सिद्ध करेंगे? तो मानेंगे कि मान लीजिए करड़ी में 5 बराबर P/Q, तो P = कितना होगा? तो इस Q को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा करड़ी में 5Q। अब क्या करेंगे, हमारा एक पक्ष ये बन गया और एक पक्ष ये, तब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग का मतलब P² बराबर करड़ी में 5Q का स्क्वायर करेंगे। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा? देखिएगा, तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो P² मिल जाएगा। अब जब कोई भी संख्या अगर करड़ी में होती है और उसका हम स्क्वायर करते हैं तो वो संख्या का उत्तर वही आता है, बस उस पर ऊपर से करड़ी हट जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो P² हो जाएगा और ये 5Q² हो जाएगा। अब देखिए, इसका मतलब कि जो P² है वो संख्या 5 से विभाजित है, क्योंकि यही 5 से क्या है? विभाजित है। जब P² 5 से विभाजित है तो P भी किससे होगा? 5 से विभाजित होगा। इसका मतलब P एक ऐसी संख्या है जो 5 उसको काट सकता है। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं कि ये जो P है, P² है 5Q² के बराबर है। अब पुनः मानेंगे कि जो माना P है करड़ी में 5 से विभाजित है, तो जो P है वो 5R से विभाजित हो जाएगा। अब R जैसे देखिए, जैसे मान लेते हैं 4,
और इसका उत्तर मान लेते हैं 2 गुणे 2। जो 4 है वो 2 से विभाजित है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर 6 इसके आगे अगर आप 4 को भी रखेंगे, इसके आगे अगर आप 4 को रखेंगे जैसे, तो 4 के आगे अगर हम 2 रख के यहाँ पे कोई भी संख्या रखते हैं तो इसका मतलब ये 2 है, 4 को काट रहा है, तो कहीं भी 2 रहेगा तो 4 को काट सकता है। तो जो पी स्क्वायर है, जो पी है वो 5r को भी क्या कर सकता है, काट सकता है, क्योंकि जब पी को 5 काट रहा है तो पी को 5r के साथ रहेगा तब पर भी इसको क्या कर सकता है, काट सकता है। जो पी है वो 5r को काट देगा, तब क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग 25, r का वर्ग r स्क्वायर। तो इसको हम मान लेंगे समीकरण 2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण संख्या 2 मान लेंगे। और एक समीकरण संख्या 1 यहाँ पे माने हैं, क्यों, क्योंकि देखिए इसमें भी पी स्क्वायर संख्या दिया गया है, इसमें भी क्या दिया गया है, पी स्क्वायर, इसमें भी पी स्क्वायर बराबर दे दिया गया है आपको 5q स्क्वायर, और यहाँ पे भी दे दिया गया है पी स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर। मतलब अगर p इसमें भी बराबर है, p इसमें भी बराबर है, दोनों का स्क्वायर बराबर है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करेंगे तो तुलना में ये आएगा कि उसका जो दायां पक्ष आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब कि जो 5q स्क्वायर होगा वो 25r स्क्वायर के बराबर है। देखिए यहाँ पे समीकरण 1 लिखे हैं हम और यहाँ पे समीकरण 2 लिखे हैं। तो जब इसका बायां पक्ष आपस में बराबर है तो दाहिना पक्ष भी आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। 5 से ये 25 कट जाएगा 5 बार में, अतः आएगा कि q स्क्वायर 5r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो 5 है अब q स्क्वायर को भी काट दे रहा है, 5 जो है q स्क्वायर को भी काट दे रहा है, और पहला में हमने पढ़ा था 5 जो है p को भी काट दे रहा था। तो जब 5 q स्क्वायर को काट रहा है तो यही 5 जो है q को भी काटेगा। और हम जानते हैं कि जो पहले पढ़े थे कि जो p है वो 5 को काट दे रहा था, अब q 5 को काट दे रहा है, तो इसका मतलब कि हम यह अभाज्य संख्या में दोनों संख्या को काट दे रहा है। और हम पढ़े हैं कि जो अभाज्य संख्या होती है खाली 1 से कटती है और स्वयं से कटती है, लेकिन या तो 5 इन दोनों को काट दे रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों अभाज्य संख्या नहीं है, p और q अभाज्य संख्या नहीं है। जब p और q अभाज्य संख्या नहीं है तो कैसी है, तो परिमेय संख्या नहीं है, तो जब क्या हो जाएगा, अपरिमेय। क्योंकि अगर परिमेय संख्या रहती तो वो स्वयं से कटती और अपने आप से कटती। जब ऐसी संख्या नहीं है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय है। तो हमने क्या माना था कि माना यह है परिमेय, तो हमारी धारणा कैसे हो जाती है, गलत हो जाती है, ठीक है। आइए एक बार इसको अच्छे से देखते हैं शॉर्ट तरीके। मान लिया था कि मान लेते हैं कि चलिए 5 अपरिमेय नहीं परिमेय संख्या है मानना था, तो मान लेते हैं कि करड़ी में 5 बराबर p बाई क्यू, क्योंकि कोई संख्या परिमेय है तो p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो 5 बराबर p बटा क्यू, तो p बराबर करड़ी में 5q। अब इस करड़ी को हटाने के लिए दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो जो करड़ी है वहां से हट जाएगी, तो इसका उत्तर क्या आएगा, p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। तो इसका मतलब कि जो p स्क्वायर है 5 से विभाजित है, तो p भी क्या हो जाएगा, 5 से कटेगा, ठीक है। अब p जो है 5 से विभाज्य है, तो मान लेते हैं कि p बराबर 5r, वहाँ पे तो कुछ भी बदल सकते हैं। तो p बराबर 5r, अब दोनों पक्षों का हम क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए हैं, तो हो गया है p स्क्वायर बराबर 25r स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो p स्क्वायर वहाँ भी कह रहे हैं कि r के बराबर है और यहाँ कह रहे हैं 25r के बराबर है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में बराबर दिखा के दायां पक्ष बराबर है इसमें का, तो बायां पक्ष आपस में, तो अब यहाँ पे क्या हो गया है कि जो 5 है p को भी काट दे रहा है, q को भी काट दे रहा है। इसका मतलब ये सर्वनिष्ठ गुणनखंड है।
और तब ये जब दोनों को काट दे रहा है तो हमारी कल्पना कैसे हो जाएगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि अब जो अपरिमेय संख्या होती है स्वयं से कटती है और अपने आप से कटती है, मतलब इसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तब कैसे हो सकता है कि तब करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा लिखने वाला इसमें ज्यादा है, सॉल्व करने वाला संख्या वैसे गणना नहीं है, तो इसको आप ऐसे ही हूबहू आपको ऐसे देखकर सीखना पड़ेगा। चलिए आइए दूसरा दिखाते हैं। अगर संख्याओं के बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह रहेगा तो इसी प्रकार से संख्याएं हल होंगी। इसमें क्या दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले हमको सेम वही कहानी है, मानेंगे कि माना यह एक परिमेय नहीं, कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो मान लेते हैं कि माना 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या नहीं, कैसी संख्या है, परिमेय संख्या मान लेते हैं। तो जब परिमेय है तो इसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q = नॉट 0 के हो जाएगा। ठीक है, जब q = नॉट 0 हो जाएगा तो इसका मतलब कि जो q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो किसके बराबर है, तो p बाई क्यू के बराबर होगा। तो अब इन दोनों को आपस में यहाँ पे बराबर दिखा देंगे और जब 3 को बराबर के इधर लेके आएंगे तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, और इस 2 को गुणा के रूप में इधर आएगा तो बटा में चला जाएगा। अतः करड़ी में 5 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो कहेंगे कि p/q - 3 होल का बटा 2 के बराबर हो गया। देखिए यहाँ पे आप पक्षांतर कर देंगे और इस बराबर में केवल करड़ी में 5 रखेंगे और सभी संख्याओं को इधर लेते आएंगे। ठीक है, इस बात को आप ध्यान से रखिएगा। चलिए, जब ये इसके बराबर है, करड़ी में 5 कैसी संख्या हो जाएगी, तब तक करड़ी में 5 किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा p/q - 3 होल का बटा 2 के बराबर हो जाएगा। अब सुनिए, अगर p/q एक परिमेय संख्या है तो p/q - 3/2 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि परिमेय संख्या में ही परिमेय संख्या को जोड़ या घटा सकते हैं। तब अब कभी भी परिमेय संख्या, अब मान लेते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या सदैव परिमेय संख्या के ही बराबर होती है। लेकिन करड़ी में 5 तो हमारा क्या है, हम जानते हैं कि करड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या के साथ अगर जोड़ेंगे घटाएंगे कुछ भी तो वो अपरिमेय ही संख्या बनेगी। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि अतः p/q एक परिमेय है, तब p/q - 3 का होल बटा 2 भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। और p/q - 3/2 परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या अपरिमेय की संख्या के बराबर ही हम दिखा रहे हैं। तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। परिमेय संख्या कभी भी होगी तो परिमेय संख्या के ही बराबर होती है। ठीक है, तो सेम इसी यही जो फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आप लगा सकते हैं सवालों को। अगर अंक केवल इधर उधर रहेंगे तो आपने तरीका समझ गया होगा कि अंकों को कैसे पलट के लिखना है। जैसे एक दो एग्जांपल सिखाते हैं आपको। अगर प्लस में दे देगा, जैसे मान लीजिए दे देंगे कि 2 + करड़ी में 3 सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है, तो करना क्या होगा, जैसे यहाँ पे संख्या दिखा रहे हैं इतना, तो इसी को मान लेते हैं कि ये जो हमारी संख्या है इसके बराबर है, और उसको p/q के रूप में रख के जहां जहां ये संख्याओं को बदले हैं वहां जो भी आपको जो किताब में सवाल दिया होगा अगला, उसी को उठा के ऐसे लिखते हुए चले जाना है। हाँ, थोड़ा सा ये डिस्क्रिप्टिव है, समझना कम, इसमें लिखना ज्यादा है, तो आप इसको केवल याद कर सकते हैं कि इन तरीकों से हम लिख सकते हैं। प्लस होगा तो एक तरीके से लगेगा और प्लस जब नहीं होगा तो दूसरा तरीका लगेगा। तो हमने दोनों तरीकों को अच्छे से यहाँ पे आपको लिखा है, और ये PDF चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, जिससे कि आप इसको एक अच्छे तरीके से समझ सके। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और जितने भी सवाल बचते हैं सेम इसी टाइप के हैं, आप इनको अच्छे से लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 1.3 समाप्त होता है। और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।